नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास में रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी का अध्ययन करेंगे। बिहारी श्रृंगारी कवि हैं और उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है, उनकी ख्याति का आधार स्तंभ है। बिहारी का अध्ययन हिंदी साहित्य में प्रायः प्रत्येक पाठ्यक्रम में होता है। महाविद्यालय स्तर पर स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में बिहारी को पढ़ाया जाता है, स्नातकोत्तर में बिहारी को पढ़ाया जाता है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी जो हिंदी साहित्य से संबंध परीक्षाएं होती है उनमें बिहारी को लेकर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि बिहारी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। वे दरबारी कवि थे। हिंदी साहित्य इतिहास में हमने काल विभाजन में देखा था कि रीतिकाल का जो विभाजन किया गया है, रीतिकाल को अलग अलग रूपों में देखा जाता है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त नाम से विभाजन किया गया है, क्योंकि किसी भी काल के कवियों को पढ़ने के लिए उनको अलग अलग रूप से वर्गीकृत करना होता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो रीतिकाल रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य कहलाता है और बिहारी रीति सिद्ध कवि ठहरते हैं। वैसे इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त ये नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की देन है। इससे पहले डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में बिहारी को रीतिबद्ध कवि कहा गया है। लेकिन सामान्य रूप से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो बिहारी रीति सिद्ध कवि कहलाएंगे। तो आज हम बात करेंगे बिहारी के संबंध में। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। वे माथुर चौबे परिवार में जन्मे थे और उनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में बताई जाती है। उन्होंने बिहारी सतसई 1662 ईस्वी में पूरी की थी और 1663 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव थे और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में उल्लेख है कि उनके गुरु का नाम नरहरिदास था। डॉक्टर कुसुम राय ने भी हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास में लिखा है कि उनके गुरु नरहरिदास थे। और बिहारी प्रारंभ में शाहजहां के कृपा पात्र थे, लेकिन बाद में वे जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार में आए और जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार में आने के बाद में वहीं रहने लगे। तो हम कह सकते हैं कि उनकी कर्म स्थली राजस्थान रही। और जब जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार में आए तो कहते हैं कि उनका समय लगभग 1645 ईस्वी के आसपास था। 1645 ईस्वी के लगभग वे जयपुर आते हैं और महाराज जयसिंह को वे सज्जा करते हैं। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने समाये हुए थे कि राजकाज भी भूल गए थे। ऐसी स्थिति में बिहारी ने एक दोहा लिखकर भेजा था। वो दोहा हिंदी साहित्य में बड़ा चर्चित दोहा है, अन्योक्ति परक है, क्योंकि सीधा राजा को संबोधित करके लिखना ठीक नहीं था। तो बिहारी ने एक दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवा। यानी उन्होंने अन्योक्ति परक रूप में लिखा था कि कोई भ्रमर अगर कली पर इतना मंडराए खिलने से पहले ही, तो कली खिलेगी तो उसमें उसकी क्या स्थिति होगी। तो यहाँ बिहारी का संकेत महाराजा जयसिंह की तरफ था और जयसिंह ने उस दोहे को पढ़ा तो जयसिंह राजकाज को संभालने लगे और घर से बाहर निकले। उन्होंने प्रजा पर ध्यान देना शुरू किया, राजकाज को संभालना शुरू किया और उसके बाद में महाराजा जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी नामक एक गांव भी भेंट किया था
और कहते हैं कि बिहारी ने दोहे लिखने शुरू किए और उनको प्रत्येक दोहे पर एक अशरफी मिलती थी, क्योंकि रीतिकाल में इस तरह से लिखा जाता था। रीतिकाल के अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहे। उनमें से बिहारी भी एक है, जो महाराजा जयसिंह के आश्रय में रहते हैं। उन्हें प्रत्येक दोहे पर एक अशरफी मिलती थी, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में उल्लेख करते हैं। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में उल्लेख है कि उनको प्रत्येक दोहे पर एक मुहर मिलती थी। जो भी हो, अर्थ प्राप्ति उनको होती थी। वैसे उनको काली पहाड़ी नामक गांव भी जयसिंह ने भेंट किया था, उससे भी जो उनको अर्थार्जन होता था, उससे भी वे अपना जीवन चलाते थे। तो बिहारी जयसिंह के दरबार में रहने के बाद में दोहे लिखने लगे। उनके मुख्य रूप से श्रृंगार रस के दोहे हैं। उन्होंने भक्ति और नीति संबंधी रचनाएं भी लिखी है। जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र बताते हैं कि बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। लेकिन बिहारी एकमात्र सतसई लिख करके हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए। हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति बनी हुई है। एकमात्र रचना से ख्याति प्राप्त करने वाले वे कवि हैं। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है, गुण के हिसाब से होता है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि किसी कवि की कीर्ति का आधार उसकी रचनाओं के परिमाण से नहीं होता है, बल्कि उसके गुण से होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बिहारी ने एकमात्र सतसई लिखी और एकमात्र सतसई पर हिंदी साहित्य में वे एक महत्वपूर्ण स्थान बना लेते हैं। बिहारी की एक विशेषता यह है कि वे कम से कम शब्दों में अधिक बात कहते हैं और उनकी जो ख्याति है आज हिंदी साहित्य में, उनकी प्रसिद्धि है, वो एकमात्र उनकी रचना बिहारी सतसई के आधार पर है। क्योंकि उन्होंने गागर में सागर भरने वाली बात कही है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि उनकी सतसई गागर में सागर भरने वाली रचना है। किसी ने ठीक ही कहा है, सतसया के दोहरे जो नावक के तीर, सतसया के दोहरे जो नावक के तीर, देखत में छोटे लगे बैंधे सकल शरीर। और कहीं कहीं अलग रूप में भी कहा गया है, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इस तरह से उनकी सतसई थी और उसी एकमात्र रचना के आधार पर हिंदी साहित्य में वे इतने बड़े कवि बन गए कि बिहारी सतसई को लेकर के अनेक टीकाएं लिखी गई। बिहारी सतसई का संपादन हिंदी में बहुत हुआ। इतना संपादन किसी और रचना का नहीं हुआ और उनमें हम आज विस्तार से बात करेंगे। बिहारी सतसई पर संपादित कौन कौन सी रचनाएं हैं, बिहारी को लेकर किस आलोचक ने क्या टिप्पणी की है, इस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर बिहारी को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपका टॉपिक आज के वीडियो में क्लियर हो, इसका हम जो है पूरा ध्यान रखते हुए जो है बिहारी का अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में कहते हैं कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, बल्कि उसके गुण के हिसाब से होता है। टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी भी गई है और भी पूछी जा सकती है कि आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि उसके गुण के हिसाब से होता है। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि की ओर संकेत करते हुए कहा है, तो यह उन्होंने बिहारी की ओर संकेत करते हुए कहा है। क्योंकि बिहारी ने एकमात्र रचना बिहारी सतसई लिखी और वह हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गई। बिहारी सतसई पर अनेक टीकाएं लिखी गई और अनेक संपादित रचनाएं जो है सामने आती हैं। तो बिहारी सतसई एक महत्वपूर्ण है, गागर में सागर भरने वाली रचना है, श्रृंगार परक रचना है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि उनकी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। तो अब हम बात करते हैं बिहारी सतसई की। बिहारी सतसई को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण जो है कि बिहारी सतसई पर पहली टीका किसने लिखी? पहली टीका कृष्ण कवि ने लिखी थी। सबसे पहले कृष्ण कवि जो जयपुर
कि जयसिंह के मंत्री आर्यामल की आज्ञा से सतसई की टीका लिखते हैं और कहते हैं कि सवया छंद में उन्होंने टीका लिखी थी। और शुक्ल ने कहा है कि कवित्व में उन्होंने ये टीका लिखी थी। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न लिखा 1909-10 में। तो हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने देव को बिहारी से बड़ा बताया है। जब देव को बिहारी से बड़ा बताया तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में कड़ी समीक्षा की और उसके बाद में 2 रचनाएं आती है जो महत्वपूर्ण है तुलनात्मक दृष्टि से। एक आती है कृष्ण बिहारी मिश्र की, वे लिखते हैं देव और बिहारी। इसमें कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बिहारी से बड़ा बताया है और लाला भगवान दीन ने समीक्षा की बिहारी की और बिहारी और देव नामक रचना लिखी और उसमें उन्होंने बिहारी को देव से बड़ा बताया। और एक लाला भगवान दीन की रचना बिहारी बोधिनी नाम से भी आती है। तो इस तरह से देव और बिहारी को लेकर के तुलनात्मक रूप से जो है समीक्षाएं सामने आने लगी। किसी ने देव को बड़ा बताया तो किसी ने बिहारी को। ये रचनाएं भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। बिहारी पर संपादित रचनाओं में मुख्य रूप से 10-15 रचनाएं हैं। हम उनका उल्लेख करेंगे और परीक्षा में कोई भी रचना पूछी जा सकती है। लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर का बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर 1922 ईस्वी में संपादित हुआ। बिहारी रत्नाकर में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी की विस्तृत समीक्षा की है और बिहारी के जो दोहे थे 713 दोहे उस पर उन्होंने समीक्षा की है। बिहारी ने बिहारी सत्सई में कुल 713 दोहे लिखे हैं। आचार्य शुक्ल अपने इतिहास में कहते हैं कि उन्होंने 700 दोहे लिखे हैं। धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित साहित्य कोश में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने 700 दोहे और सोरठे लिखे हैं। और ये संख्या भी कई बार पूछ ली जाती है कि बिहारी सत्सई में कुल कितने दोहे हैं। 700 दोहे हैं। और बिहारी रत्नाकर नाम से जो संपादित रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिहारी रत्नाकर हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण संपादित ग्रंथ है। ध्यान देना, परीक्षा में अगर पूछा जाता है कि बिहारी सत्सई में कुल कितने दोहे हैं तो आपका उत्तर होगा 713 दोहे। आचार्य शुक्ल लिखते हैं उन्होंने 700 दोहे लिखे। धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित में भी 700 दोहे सोरठे भी लिखा है। लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर में कुल 713 दोहे हैं। तो आपका उत्तर 713 दोहे होगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ संपादित ग्रंथ है। इसके जैसा कोई और संपादित ग्रंथ नहीं हुआ। बिहारी को लेकर के विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी की वाक विभूति नाम से रचना लिखी और बिहारी प्रकाश भी लिखा है। और अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से लिखा है। और एक बिहारी बोधिनी नाम से लाला भगवान दीन ने लिखी है जो बिहारी और देव के बाद उनकी दूसरी रचना कहलाती है। तो इस तरह से बिहारी और देव को लेकर के अन्य जो संपादित रचनाएं उनकी भी बात करेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण। लेकिन सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर का बिहारी रत्नाकर। और वर्तमान में वह राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कॉलेज सहायक आचार्य परीक्षा में संशोधित पाठ्यक्रम में बिहारी रत्नाकर के प्रारंभ के दोहे शामिल किए गए हैं। तो इसका आप जो है अध्ययन करें। कर्ण कवि ने साहित्य चंद्रिका नाम से बिहारी सत्सई का संपादन किया है। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका नाम से सत्सई का संपादन किया है। सुरती मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से संपादन किया है। तो प्रताप शाही ने रत्न चंद्रिका नाम से संपादन किया है। इन रचनाओं में से कोई एक रचना परीक्षा में पूछी जा सकती है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी सत्सई के ब्रज में लिखे गए दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया है। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू में अनुवाद किया है। वहीं आनंदी लाल ने फिरंगे सत्सई नाम से फारसी अनुवाद किया है। तो सविता नारायण ने बिहारी सत्सई के दोहों का गुजराती भाषा में भी अनुवाद किया है। तो इस तरह से बिहारी
सतसई पर संपादित रचनाओं की बात की हमने। बिहारी के साहित्यिक अवदान को लेकर अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग टिप्पणियां की है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणियां अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है और विशेष रूप से आरपीसी द्वारा आयोजित परीक्षा होती है, उनमें अक्सर ये टिप्पणियां पूछी जाती है। अन्य परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, क्योंकि शुक्ल का इतिहास साहित्य इतिहास में एक आधार स्तंभ माना जाता है और उन्होंने कवियों पर जो टिप्पणियां की वे महत्वपूर्ण है। बिहारी पर की टिप्पणियों में हमने कुछ टिप्पणियां ली है। आचार्य शुक्ल कहते हैं, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सतसई का हुआ उतना किसी और कवि का नहीं। यानी वे कहते हैं कि श्रृंगार रस की दृष्टि से देखें तो बिहारी सतसई जो है हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति है। बिहारी सतसई के सम्मान किसी और रचना का इतना सम्मान नहीं हुआ, इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई। आगे शुक्ल लिखते हैं, बिहारी सतसई गागर में सागर भरने वाली रचना है। यानी बिहारी ने सतसई में इस तरह से लिखा है कि बहुत कम शब्दों में वो बहुत बड़ी बात कह देते हैं। इसलिए कहा भी गया है, सतसया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो यह आचार्य शुक्ल की टिप्पणी कि बिहारी सतसई गागर में सागर भरने वाली रचना है, अति महत्वपूर्ण है। शुक्ल आगे लिखते हैं, सतसई कल्पना की समाहार शक्ति एवं भाषा की समास शक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ रचना है। आगे आचार्य शुक्ल ने लिखा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा आचार्य शुक्ल ने किस रचना को लेकर लिखा है कि यदि प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, तो आपका उत्तर होगा बिहारी सतसई। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बिहारी सतसई को चुना हुआ गुलदस्ता किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे शुक्ल लिखते हैं कि बिहारी की विरह ताप की अत्युक्ति में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली की है। ये प्रश्न आ चुका है, महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल ने उनकी भाषा को लेकर टिप्पणी की है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इन टिप्पणियों के अलावा आचार्य शुक्ल की कुछ और भी टिप्पणियां हैं। शुक्ल कहते हैं कि बिहारी का एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न है, साथ ही हाथी दांत पर कड़ा बेल बूटा भी। तो इस तरह की टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। वे आगे लिखते हैं कि बिहारी के दोहे रस के छोटे छोटे छींटे हैं, बिहारी को वे रसवादी कवि कहते हैं। आचार्य शुक्ल के बाद डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में बिहारी को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, बिहारी सतसई श्रृंगार भक्ति नीति की त्रिवेणी है। यानी उनकी सतसई मुख्य रूप से श्रृंगार परक रचना है, लेकिन श्रृंगार परक दोहों के साथ उन्होंने भक्ति और नीति के दोहे भी लिखे हैं। वैसे बिहारी को बहुज्ञ कवि कहा गया है और बिहारी ने पारिवारिक, सामाजिक, गणित, ज्योतिष से संबंधित भी लिखा है और श्रृंगार भक्ति नीति को लेकर उन्होंने लिखा ही है। उनका पहला दोहा मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोही, वो भी भक्ति परक दोहा है। तो इस तरह से डॉक्टर नगेंद्र की ये टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि बिहारी सतसई श्रृंगार भक्ति नीति की त्रिवेणी है। आगे वे लिखते हैं, बिहारी कवि के रूप में हिंदी साहित्य के गौरव और उनकी सतसई काव्य की अपूर्व निधि है। वे शब्दों को मांझने, चमकाने, मोड़ने और संवारने की कला में सिद्धस्त है। ये टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि सतसई में शब्द और वर्ण लघुओं के समान जड़े हैं और रत्नों की आभा बिखेरते हैं। इस तरह की टिप्पणी आचार्य शुक्ल ने भी की है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में उल्लेख मिलता है कि बिहारी सतसई हाल की गाथा सप्तशती, गोवर्धनाचार्य की आर्या सप्तशती और अमरूक के अमरूक सप्तक से प्रभावित है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। फिर हम लेते हैं टिप्पणी डॉक्टर बच्चन सिंह की। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं कि सतसई में प्रेम का क्रीड़ात्मक रूप और श्रृंगार का संयोग पक्ष अत्यंत समारोह पूर्वक चित्रित किया गया है। ये टिप्पणी भी
महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि बिहारी को ग्राम्य संस्कृति से घृणा थी, यानी वे कहते हैं कि बिहारी को ग्रामीण संस्कृति से घृणा थी, क्योंकि उन्होंने ग्राम्य संस्कृति को लेकर कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि बिहारी की सत्सई में प्रकृति संबंधी बहुत कम मिलता है। उन्होंने श्रृंगार का ही वर्णन किया। आचार्य शुक्ल कहते हैं उसमें उनके प्रेम में ऊंचाई नहीं है, तो इस तरह की टिप्पणियां मिलती है। जॉर्ज ग्रिसन कहते हैं कि यूरोप में बिहारी सत्सई के समान कोई रचना नहीं, यानी बिहारी सत्सई के समान पूरे यूरोप में कोई रचना नहीं है। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी ये किसकी है? जॉर्ज ग्रिसन की है। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। इस तरह से हमने देखा हिंदी साहित्य इतिहास में रीति काल में रीति सिद्ध कवि बिहारी एकमात्र बिहारी सत्सई के आधार पर अपना स्थान बनाते हैं। एकमात्र सत्सई के आधार पर उन्हें हिंदी साहित्य में ख्याति मिली। सत्सई हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है और सत्सई के बाद में बिहारी का अनुकरण करते हुए अनेक सत्सइयां लिखी गई, अनेक रचनाएं उस तरह की लिखी गई, चाहे वो सत्सई हो चाहे हजारा हो, और बिहारी पर संपादित अनेक रचनाएं भी सामने आई। बिहारी और देव की तुलना भी की गई। बिहारी की भाषा की बात करें तो बिहारी ब्रज भाषा में लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने टिप्पणी की जो हमने ली कि उनकी भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक भाषा है, लेकिन उनकी भाषा में किसी तरह का दोष जो है नहीं दिखाई देता है। उन्होंने उत्कृष्ट भाषा में लिखा है। बिहारी ने दोहा छंद को आधार बनाया और दोहा छंद में उन्होंने सत्सई लिखी जो मुक्तक रूप में हमारे सामने आती है। यानी हिंदी साहित्य में मुक्तक काव्य में बिहारी सत्सई का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनका काव्य रूप मुक्तक है और दोहा छंद में भी लिखते हैं और उनकी भाषा ब्रज भाषा है। और इस तरह से हमने देखा कि हिंदी साहित्य इतिहास में रीति काल की रीति सिद्ध कवियों में बिहारी एक महत्वपूर्ण कवि है और उनकी सत्सई उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है और हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से हमने बिहारी को लिया। अगली कक्षा में हम रीतिकाल के किसी अन्य कवि को लेंगे। धन्यवाद।